हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमें घटनासार करंट वार्स की 2021-22 में पार्ट 12 पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ घटनासार की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 12 से हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। 23 से 25 सितंबर 2021 के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के 76वें सत्र को संबोधित किया। पहली क्वाड समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिका की 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर उन्हें भारत में निवेश करने का न्योता दिया। कौन कौन सी कंपनियां और सीईओ हैं? क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टानियो, एडोबी के शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के मार्क बिडमर, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल, ब्लैकस्टोन के स्टीफन हे स्वार्जमैन इस बैठक में शामिल थे और इन सभी कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को उनके नाना पीबी गोपालन से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज, गुलाबी मीनाकरी शतरंज सेट भी उपहार में दिया। इसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वार्ता के दौरान कहा कि 2006 में जब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने कहा था कि 2020 में भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त होंगे। याद रहेगा। अब बात करते हैं क्वाड शिखर बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2021 को आयोजित क्वाड की पहली प्रत्यक्ष शिखर बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी हिस्सा लिया। इसमें स्पष्ट किया गया इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी रणनीति को। साथ में अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया गया कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, आक्रामक नीतियां हैं, उन सब का हम दमन करेंगे। उन नीतियों का आलोचना की गई। ठीक है। क्लाइमेट चेंज, कोरोना महामारी, आतंकवाद को लेकर भी सदस्य देशों ने एक साथ काम करने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन भी इसी समय किया गया। अमेरिका यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे कहां पर? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद, कोरोना महामारी पर महासभा का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि अमेरिका की जमीन का किसी भी देश के विरुद्ध प्रयोग न करने की बात कही। हालांकि अब ये संभव नहीं है, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है। अब वो किस प्रकार से अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग होगा, वे स्वयं तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से कुछ पुरानी दुर्लभ कलाकृतियां लेकर वापस लौटे। बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी को 157 कलाकृतियां, 157 कलाकृतियां भेंट की। ये सभी कलाकृतियां 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी की अवधि के साथ साथ 2000 ईसा पूर्व की हैं। ठीक है। कुछ वस्तुएं दूसरी सदी से टेराकोटा फूलदान से संबंधित हैं। 45 कलाकृतियां 45 कलाकृतियां प्राचीन समय की हैं। बात करेंगे वैश्विक कोविड सम्मेलन की। इसको लगा लीजिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इसका आयोजन किया गया 22 सितंबर 2021 को और इसकी किसकी अध्यक्षता में आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे अमेरिका की अध्यक्षता में। थीम क्या थी, विषय क्या था? एंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। ठीक है। पीएम मोदी ने अमेरिका में कोविड-19 पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कोरोना काल में भारत ने 150 से अधिक देशों की मदद की और 95 देशों तक भारत में बनी कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया है। अब बात करेंगे जर्मनी में एंजेला मार्केल सरकार, जो कि सत्ता से हट गई हैं। जर्मनी में 16 साल से चांसलर रही एंजेला मार्केल की सरकार का अंत हो गया है। 27 सितंबर 2021 को हुए आम चुनाव में वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मार्केल के यूनियन ब्लॉक को पराजित किया है। यूनियन ब्लॉक में कौन कौन शामिल थे? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और क्रिश्चियन सोशल यूनियन का गठबंधन, ये यूनियन ब्लॉक था। इसको संयुक्त रूप से पराजित किया गया सोशल डेमोक्रेट पार्टी के द्वारा।
ठीक है। और 16 साल से चांसलर रही एंजेला मार्केल को अंततः सत्ता से हटना पड़ा। नई चांसलर कौन बनी है? इनका नाम है ओलाफ शुल्ज। याद रखेंगे, ये जर्मनी की नई चांसलर बन सकती है। इसके साथ आपको ये सब नहीं पढ़ना है कि चांसलर का चुनाव कैसे होता है, इसको काट दीजिए। ये आप पढ़ सकते हैं। एसडीपी की उम्मीदवार है फ्रांजिस्का गिरफी, ये बर्लिन की पहली महिला मेयर बनी है। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, ठीक है। नाम क्या है? फ्रांजिस्का गिरफी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में। कुल मिलाकर 132 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। किसके द्वारा जारी किया था? तो वीपो के द्वारा, विश्व बौद्धिक संगठन के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। इस वर्ष की थीम है ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। इस इंडेक्स का 2021 का जो संस्करण है, यह इसका 14वां संस्करण है। भारत को इस इंडेक्स में 46वीं रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2015 के कंपैरिजन में भारत ने 2021 के इस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। वर्ष 2015 में भारत का स्थान 81 था और कहाँ सुधर कर अब हो गया है 46। याद रखेंगे, ठीक है। अब सीधे हम लोग चलते हैं कि पहला स्थान किसे मिला है। तो पहला स्थान इस सूचकांक में मिला है स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान स्वीडन को मिला है। बात कर रहे हैं हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, वैश्विक नवाचार इंडेक्स की। अंतिम पायदान पर रखा गया है अंगोला को और अंतिम दूसरे पायदान में रखा गया है यमन को, ठीक है। और ब्रिक्स देशों की स्थिति अगर आप देखना चाहें तो दे रखी है। चाइना की रैंक कितनी है? 12वीं है, भारत से बहुत बेहतर है। रसिया की रैंक 45वीं, भारत से सिर्फ एक पायदान नीचे है। रसिया अच्छी स्थिति में है। ब्राज़ील 57वीं है और दक्षिण अफ्रीका की 61वीं है। तो केवल अगर हम छोड़ दें चाइना और रूस को तो भारत ब्रिक्स में मजबूत स्थिति में बीच में है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका को इस सूचकांक में 95 पायदान पर रखा गया है। पाकिस्तान को 99 पायदान पर रखा गया है, 99वें स्थान पर रखा गया है। नेपाल को 111वें और बांग्लादेश को 116वें। तो पड़ोसी देशों में अगर हम देखेंगे तो केवल चाइना को छोड़ दें तो सबसे बेहतर स्थिति भारत की है, ठीक है, चाइना और रशिया को छोड़कर। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है WHO द्वारा 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपने वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में कड़े संशोधन की घोषणा की है। 2005 के बाद WHO द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता में यह पहला संशोधन किया गया है। नए दिशा निर्देशों में WHO ने ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जिसे शॉर्ट में PM बोलते हैं, सहित प्रमुख प्रदूषकों के लिए जो स्वीकार्य जोखिम स्तर था अब उसको कम कर दिया है, ठीक है। नए दिशा निर्देशों के तहत WHO ने PM 2.5 सहित कई प्रदूषकों के लिए स्वीकार सीमा को कम किया है। PM सांद्रता अब कितनी हो गई है? 2.5 की जो सांद्रता है वो कितनी हो गई है? तो लिखेंगे 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूब मीटर से नीचे ये रहनी चाहिए, ठीक है। नई सीमा के अनुसार इसको पहले 15 थी, अब कितने माइक्रोग्राम कर दी गई है? अब कर दी गई है 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब मीटर या प्रति घन मीटर। ये आप नोट करेंगे, 15 से 5 कर दी है, ठीक है। ये म्यू होता है माइक्रो, ठीक है, G फॉर ग्राम। ये आप याद रखेंगे। इसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण से हर साल कम से कम 70 लाख लोगों की दुनिया भर में मौत हो जाती है। तो इनका स्तर आप याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि जो दिशा निर्देश हैं इनकी कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी ये नहीं है, लेकिन ये एक स्तर बना दिया गया है कि लोग इसमें सुधार करेंगे। तो याद रखेंगे 15 माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर से लेके इसको कम कर दिया गया है 5, ठीक है। अब आप बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर बैठक। और मेरा 6th सेंथ कह रहा है कि ये एग्जाम में 100% आएगा कि कहाँ पर ये बैठक हुई थी। तो ये 21वीं शिखर बैठक है, याद रखेंगे किसकी? संघाई सहयोग संगठन की, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, SCO की। इसकी बैठक हुई है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। याद रहेगा, हाइब्रिड रूप में की गई, यानी फिजिकल और वर्चुअल दोनों रूप में की गई। यह शिखर बैठक ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई है। याद रहेगा। सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। दुशानबे में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रतिनिधित्व किया गया विदेश मंत्री S जयशंकर ने। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से हिस्सा ले रहे थे, जबकि हमारे विदेश मंत्री दुशानबे गए थे, ताजिकिस्तान गए थे, फिजिकल रूप में वहाँ पर प्रेजेंट थे।
तो नाम याद रखेंगे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहां पर आप नोट करेंगे एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद एससीओ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र हुआ। ठीक है, 2021 में एससीओ अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये आप याद रखेंगे, कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हालांकि एससीओ का पहले ही संघाई 5 के नाम से 1996 में फॉर्मेशन किया गया था, लेकिन बाद में जब अन्य देशों ने इसे ज्वाइन कर लिया, भारत और पाकिस्तान ने, तो 2001 में इसने अपना नाम बदलकर कर लिया एससीओ, और यहीं से इसकी जो आधिकारिक स्थापना है वो मानी जाती है। तो इस वर्ष का जो आयोजन है, जो 21वीं शिखर बैठक है, या इसकी 20वीं वर्षगांठ है। ठीक है, क्लियर हो गया? और नोट कर सकते हैं ईरान जो है एससीओ का नवा सदस्य बना है, ये जरूर याद रखेंगे। मीटिंग कहाँ पे हुई है? मीटिंग हुई है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में, और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान ने इसकी अध्यक्षता की, और जो नवा सदस्य देश बना है एससीओ का, वो बना है ईरान। क्लियर हो गया? ठीक है, ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पूर्व ईरान पिछले 15 वर्षों से संगठन का पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल था। अगला हमारा टॉपिक है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का नया संगठन ऑकस। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की नई शुरुआत की है, घोषणा की है। ऑकस मिलकर ही इन तीनों देशों से मिलकर बना है। कैसे? ठीक है, ए से आप ऑस्ट्रेलिया लगा लीजिए, यूके से आपका हो गया ब्रिटेन, और यूएस से हो गया आपका अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार से ऑकस नाम दिया गया है इस साझेदारी को। ये त्रिपक्षीय साझेदारी है। त्रिपक्षीय गठबंधन की औपचारिक रूप से घोषणा 15 सितंबर 2021 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण के साथ की। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ आपको याद रखना है इसमें भारत शामिल नहीं है। यह त्रिपक्षीय संगठन है जिसका फॉर्मेशन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसके साथ प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऑकस का किसके द्वारा विरोध किया गया? तो फ्रांस देश ने ऑकस इस संगठन का विरोध किया। अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी फ्रांस ने ऑकस के गठन के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ठीक है, उसने ये विरोध जताने का एक तरीका है। फ्रांस अमेरिका में 18वीं सदी की क्रांति के दौरान बने रिश्तों में दरार का कारण अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के साथ ऑकस गठबंधन बनाना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ऑकस का विरोध फ्रांस देश के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं। देखिए, बहुत सी लाइनें मेरे द्वारा छोड़ दी गई हैं, परीक्षा के लिहाज से वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम लोग केवल वो पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। टाइम की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 15 सितंबर 2021 को जारी की। इसमें 3 भारतीय जगह बनाने में सफल रहे। पहले नंबर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और तीसरे नंबर पर हमारे हीरो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। इनको शामिल किया गया है भारत से। ठीक है, विश्व से कौन सी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं? तो बिल्कुल ऑब्वियस है, अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो शामिल हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हैं। ठीक है, और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। इसके साथ प्रिंस हैरी और मेघना शामिल हैं। तो इन सब के आप नाम याद रखेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी शामिल हैं। तो मुख्य रूप से आपको नाम याद रखना है पीएम मोदी जी का, ठीक है, ममता बनर्जी का और आदार पूनावाला का नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट 2021। महत्वपूर्ण है। बोटेनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रिपोर्ट किसने जारी की है। आपको कई तरह के इसमें विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है BGCI के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, बोटेनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार जंगली पेड़ों की आधा से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंच गई हैं। इससे वैश्विक स्तर पर जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र के चरमराने का खतरा बढ़ गया है।
5 साल तक चले अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में जंगली पेड़ों की 17,510 प्रजातियां का जो संकट है वो अस्तित्व जो है वो संकट में आ गया है। ठीक है, और कौन संकट में? गंभीर संकट में। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर पेड़ों की कुल प्रजातियों का 29.9% है। तो अगर पूछा जाए कि वैश्विक जो प्रजातियां हैं पेड़ों की, उनका कितना प्रतिशत गंभीर संकट में आ गया है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, तो आपका उत्तर होगा 29.9%। ठीक है, अध्ययन रिपोर्ट में 7.1% अन्य प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में होने की बात सामने आई है। 21.6% प्रजातियों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया जा सका, जबकि 41.5% प्रजातियों का अस्तित्व शोधकर्ताओं को सुरक्षित मिला है। तो केवल 41.5% प्रजातियां हैं पेड़ों की, वो ही सुरक्षित हैं। ठीक है, अध्ययन में ब्राजील में विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें महोगनी, शीशम, यूजीनिया प्रमुख है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं विविधता वाले देश कौन कौन से हैं? आप जानते हैं ब्राज़ील है, और यही देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं जो लुप्त प्राय जो स्थिति आ रही है पेड़ों की उसके लिए। ठीक है, इसके साथ नोट करेंगे वनस्पति विविधता की दृष्टि से कम संपन्न माने जाने वाली यूरोप, उत्तरी अमेरिका में पेड़ों की कटाई की प्रजातियां खतरों में मिली हैं। अध्ययन में कीटों का आतंक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। रिपोर्ट के अनुसार 4,099 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में माना जा रहा है, जबकि 142 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं? तो आपका उत्तर होगा 142। आगे बात करेंगे, ये दे रखे हैं कि सर्वाधिक विविधता वाले देश कौन से? सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा विविधता है आपके ब्राज़ील में, और सबसे ज़्यादा विलुप्त हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? नोट करेंगे, देखिए अंतर आप समझ पाएंगे। मलेशिया में 24%, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है इंडोनेशिया, फिर आता है आपका तीसरे नंबर पर ब्राज़ील। विविधता के मामले में ब्राज़ील पहले नंबर पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट में बताया गया कि विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, तो उसमें मलेशिया पहले नंबर पर है, फिर आपका इंडोनेशिया है। किस किस प्रकार के खतरे हैं ये परसेंटेज के रूप में दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा कृषि के कारण ही हो रहा है, क्योंकि कीटनाशक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? कृषि से है। और हमें कृषि योग्य भूमि चाहिए, तो हम लगातार क्या कर रहे हैं? निर्वनीकरण कर रहे हैं, पौधों वनों को काट रहे हैं। दूसरा कटाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा इसके लिए पशुपालन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो कृषि का, फिर कटाई का, पशुपालन का। अगर विकल्प में कृषि लिखा होगा तो बहुत कम लोग टिक लगाएंगे, लेकिन आप जानेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पेड़ों की जो प्रजातियां हैं जो विलुप्तीकरण की कगार पर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कृषि ही है। आगे बात करेंगे, चीन में बना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाकर अपनी तकनीकी कुशलता का परिचय दिया है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो एक्सप्रेसवे ये कहाँ पर बना है? नागक्यू से तिब्बत के राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। याद रखेंगे, यह एक्सप्रेसवे दक्षिण पश्चिम में बनाया गया है, चाइना के तिब्बत के स्वायत्तशासित क्षेत्र में। कहाँ से? चीन के नागक्यू से तिब्बत के ल्हासा को जोड़ता है। इसकी जो कुल लंबा सेक्शन है वो कितना है? 227 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। हालांकि जो पूरी दूरी है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, हिस्सा किसका है? जो ये टोटल जो इसकी ऊंचाई है औसत वो कितनी है? 4500 मीटर है। और ये कुल जो लंबाई है नागक्यू से ल्हासा के बीच जो कुल दूरी है वो है आपकी 295 मीटर। ठीक है, लेकिन जो अभी यातायात के जो सेक्शन खोला गया है वो केवल कितना खोला गया है? 227 किलोमीटर। बाकी हिस्से पर अभी भी काम चल रहा है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है कि लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है। मुख्य रूप से याद रखेंगे कि चाइना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे बनाया है, जो कि चाइना के नागक्यू से लेकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। ठीक है, और फिर भी अगर याद करना चाहे तो इसकी कुल लंबाई है, बस याद रखेंगे इसकी कुल लंबाई है 295 किलोमीटर। और कितनी औसत ऊंचाई है? तो नोट करेंगे 4500 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? इस एक्सप्रेसवे का नाम भी रखा गया है, आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे का नाम G6 बीजिंग ल्हासा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, G6 बीजिंग ल्हासा एक्सप्रेसवे। हालांकि देश का नाम पूछा जाएगा डायरेक्टली,
कि दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेसवे किस देश के द्वारा बनाया गया है। अब बात करते हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, इसे जारी किया गया है राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा, जो कि लंदन में स्थित है। नाम क्या है? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ठीक है, इस सूचकांक में क्या बताया गया कि सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और इसमें साथ में बताया गया कि 2010 से 2018 के बीच दुनिया भर में जो युवाओं की स्थिति है उसमें 3.1% का सुधार हुआ है, लेकिन यह प्रगति बेहद धीमी है। सूचकांक में सिंगापुर को जहां शीर्ष स्थान पर रखा गया है, वहीं अफ्रीकी देश चाड को सबसे नीचे 181वीं पायदान पर रखा गया। यानी अंतिम स्थान किसे मिला है? चाड को मिला है। ठीक है, शीर्ष 5 देश आपको याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप याद रखेंगे कि पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर याद कर सकते हैं स्लोवेनिया है, और अंतिम स्थान पर हम पढ़ चुके हैं चाड है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे कि भारत को इसमें किस पायदान पर रखा गया है। तो भारत को 2020 के इस इंडेक्स में 122वें पायदान पर रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, तो केवल इतना ही इस इंडेक्स में महत्वपूर्ण है, इतना ही आपको याद रखना है। अलग अलग मानकों में भारत की स्थिति दे रखी है, परीक्षा में ये बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहें कि सबसे अच्छी स्थिति कौन से मानक में है, तो राजनीति और सामाजिक भागीदारी में भारत का जो प्रदर्शन है वो बेहतर है। 51वीं भारत की इसमें रैंक है। ठीक है, ओवरऑल रैंक भारत की 122वीं है। टॉप किसने किया इस इंडेक्स में? सिंगापुर ने किया है, अंतिम स्थान चाड को मिला है। अब बात करते हैं अगले इंडेक्स की, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे जारी किया जाता है अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कंपनी कुशमैन एंड बेकफील्ड के द्वारा। कुल मिलाकर 47 देशों को इस रैंकिंग में जगह दी जाती है। इसमें बताया गया कि पहले स्थान पर कौन है? चाइना है, दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है, और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। जबकि पिछले वर्ष स्थिति क्या थी? पिछले वर्ष भारत तीसरे स्थान पर था। इस बार भारत को दूसरे पायदान पर इसमें रखा गया है। किसमें? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने अमेरिका को पीछे कर दिया है। ठीक है, अमेरिका को पीछे करते हुए दूसरे स्थान पर भारत काबिज हो गया है। अमेरिका तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत का स्थान तीसरा था और इस वर्ष भारत का स्थान दूसरा है। याद रहेगा, तो बस केवल इतना ही इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे की रैंकिंग दे रखी कि अमेरिका के बाद कनाडा, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, ये सब देश आते हैं, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस याद रखेंगे वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक पे पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका है। चीन के होटन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा 18 अगस्त 2021 को जारी वर्ष 2020 में दुनिया के 50 शहरों की सूची में चीन के होटन शहर को दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। वहीं भारत के गाजियाबाद को सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। बांग्लादेश का मानिकगंज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरे पायदान पर है। रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का शहर जूडबरी सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। अमेरिका के हवाई में कैलुआ कोना, फिनलैंड का मुयोनियो क्रमशः द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। तो सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? चाइना का होटन है, दूसरे नंबर पर भारत का गाजियाबाद है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश का मानिकगंज है। सबसे स्वच्छ हवा वाले 3 कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया का जूडबरी, अमेरिका के हवाई में कैलुआ कोना और फिनलैंड का मुयोनियो। क्लियर हो गया, याद हो गया यहीं पे। अब बात करेंगे एम्स्टर्डम में विश्व का 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या है? इसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। इस 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का जो निर्माण है वो रोबोट के द्वारा किया गया है। तो केवल इतना ही आपको याद रखना है। किस कंपनी ने बनाया है? तो नाम है MX3D कंपनी ने। ठीक है, और नीदरलैंड में बनाया गया है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। इसे बनाया गया है रोबोट के द्वारा। बात करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2021 रिपोर्ट के बारे में। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 12 जुलाई 2021 को विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति शीर्षक संबंधी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट 63 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के अध्ययन पर आधारित है, जिनमें लोगों की आय में परिवर्तन पर 5 अरब की जनसंख्या को कवर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 720 से लेकर
780 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है। विश्व की जनसंख्या का लगभग यह 10वां हिस्सा है। तो यानी भूख का सामना विश्व की कितनी जनसंख्या को करना पड़ा, लगभग 10% जनसंख्या को, 10वें हिस्से को, ठीक है। और अगर अमाउंट उसमें देखें नंबर्स में, डिजिट्स में, तो 720 से लेके लगभग 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है। ये रिपोर्ट जारी की गई है FAO के द्वारा, ठीक है। वैश्विक स्तर पर 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति को वर्ष 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के 12% को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। गंभीर खाद्य सुरक्षा से कितने लोग जूझ रहे हैं वैश्विक जनसंख्या के? 12%। क्लियर हो गया, ठीक है। वर्ष 2020 में 2.37 बिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसलैंड में हवा से कार्बन लेने वाली दुनिया के सबसे बड़े प्लांट की शुरुआत। तो आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने यानी उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन सितंबर 2021 में शुरू हो गया है। इसका नाम क्या है? इस संयंत्र का नाम है, प्लांट का नाम है ओरका, ठीक है, जिसका अर्थ है आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा। यह प्रति वर्ष 4000 टन CO2 को सोख सकता है। इसी प्रकार का एक कार्बन एक्सट्रैक्टर या कार्बन लेने वाला जो प्लांट है भारत में कहाँ पर लगाया गया है? इस कंपनी के द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा। कहाँ पर? जमशेदपुर वर्क्स में, याद रखेंगे, ठीक है। वो भारत में लगाया गया है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लांट लगाया गया वो लगाया गया है आइसलैंड में, जिसका नाम है ओरका। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फिलीपींस संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस का कॉमर्शियल उपयोग अब कहाँ पर किया जाएगा? फिलीपींस में किया जाएगा। आप जानते हैं गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन A से भरपूर होता है, बीटा कैरोटीन उसमें पाया जाता है। तो जो चावल, जो विटामिन A की कमी से होने वाले रोग हैं जैसे बचपन में अंधापन, इन सब को कम करने में ये काम आएगा, ऐसा फिलीपींस सरकार के द्वारा कहा गया। 23 जुलाई 2021 का फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये आपको याद रखना। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था काफ़ी दिन पहले कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। और इसने किसको मंजूरी दी है? जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को। आगे बात करेंगे अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार क्या कहें? आतंकवादी सरकार का गठन। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा करने के करीब 21 दिनों के बाद 7 सितंबर को अंतिम सरकार की घोषणा की गई। नई सरकार में 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। मुल्ला बरादर और मौलवी हन्नाफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान के प्रमुख शेख हिब्दुल्लाह अखुंदाजा सुप्रीम लीडर रहेंगे, ठीक है। इसके साथ मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। खैरुल्ला ख्वारा को सूचना मंत्री का पद दिया गया है। अब्दुल्ला हकीम को न्याय मंत्रालय सौंपा गया है, ठीक है। और हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी को गृह मंत्रालय दिया गया है। और सिराज हक्कानी अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप बस ये याद रखिएगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद। 33 मंत्रियों को इन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में, सरकार में शामिल किया है। और इनका भी नाम याद रखेंगे, हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी का, जिन्हें गृह मंत्रालय मिला है क्योंकि अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। तो इनका भी नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी इसमें दुनिया भर के मंत्रियों के अलग अलग नाम दे रखे हैं मंत्रालय के अनुसार। तो ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसको आप एज इट इज़ यहीं से छोड़ दीजिए, ठीक है। याद रखने लायक लाइन एक ये लिखी हुई है कि जो तालिबान है उन्होंने अफगानिस्तान का नाम बदल दिया है। नया नाम हो गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये नया नाम अफगानिस्तान का तालिबान के द्वारा रख दिया गया है। और आप जानते हैं यहाँ पर शरिया कानून को लागू किया गया है। आगे बात करते हैं श्रीलंका में खाद्य संकट के कारण आर्थिक आपातकाल की घोषणा। तो चूंकि श्रीलंका की जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पर आयात करने के लिए जो विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसमें कमी हो गई। इस कारण आयात जो था वो बिगड़ गया। जब आयात बिगड़ जाएगा तो खाद्य संकट बिगड़ जाएगा। खाद्य पदार्थों का जो संतुलन था वह बिगड़ जाएगा। और जब खाद्य पदार्थों का संतुलन बिगड़ेगा
तो खाद्य संकट भी आ जाएगा। तो इसी कारण जो श्रीलंका है वह किससे जूझ रहा है, खाद्य संकट से जूझ रहा है। इसीलिए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। तो याद रखेंगे, आर्थिक आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा की गई, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के द्वारा। कारण क्या था, निजी बैंकों के पास आयात को वित्त पोषित करने के लिए फॉरेन करेंसी की कमी थी। आगे बात करेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा 2 सितंबर 2021 को द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई। इस सूची में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है। शीर्ष स्थान किसको मिला है, टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIT दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, भारत के किन किन संस्थानों को शामिल किया गया है, तो द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 400 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारत का विज्ञान संस्थान यानी ISC बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। तो टॉप 350 में एकमात्र भारतीय संस्थान शामिल है, वह कौन है, ISC बेंगलुरु है। किसी भी भारतीय संस्थान को ग्लोबल टॉप 200 में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर हो गया। तो बस याद रखेंगे, हमारा एकमात्र संस्थान शामिल है टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, वो भी कौन सा, ISC बेंगलुरु। क्लियर हो गया। ठीक है, इसके साथ आगे वाले ग्रुप में IIT रोपड़ को शामिल किया गया है। ये 350 प्लस वाला है, 350 से लेके 400 के बीच का। ठीक है, तो केवल आप याद रखेंगे यहाँ पर ISC बेंगलुरु के बारे में। दुनिया के कुल 1662 विश्वविद्यालयों की सूची में 35 ऐसे भारतीय संस्थान हैं जिन्हें शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है। सूची में कुल 72 भारतीय संस्थान 1662 में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 72 शामिल हैं और टॉप 1000 में कितने संस्थान शामिल हैं भारत के, 35। क्लियर हो गया। आगे बात करें, अगला हमारा टॉपिक है स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल। तो स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है और अब वह वैश्विक मंच का सदस्य है, जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर करने वाला 98वां देश है। कौन सा देश है, 98वां देश है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नवंबर 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक भारत के अजय माथुर हैं। हेडक्वार्टर जरूर याद रखेंगे, स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी भारत और फ्रांस की अगुवाई में। आइन दुबई भारत का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील। दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां पर खोला गया है, दुबई में। नाम क्या है, आइन दुबई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में इसे खोला गया है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस द्वीप में खोला गया है, तो आपका उत्तर होगा ब्लू वाटर्स द्वीप में। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू वाटर्स द्वीप किस देश में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। और यहीं पर खोला गया है आइन दुबई, जो कि दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है। ठीक है, ये क्या है, ये अधिकतम आपको कितनी ऊंचाई तक ले जाएगा, आपको अधिकतम ये ले जाएगा 250 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, जहां से दुबई के सुरम क्षितिज से लेकर सुंदर दृश्य का आप आनंद ले सकते हैं। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 38 मिनट में इसका एक रोटेशन होगा, 76 मिनट में लगभग 2 रोटेशन होंगे, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पुर्तगाली भाषा के देशों के समूह में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत जुलाई 2021 में पुर्तगाली भाषा के देशों के समूह कम्युनिटी ऑफ पोर्तुगीज लैंग्वेज कंट्री CPLP में सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। पुर्तगाली भाषा का प्रचार और प्रसार CPLP के सदस्य देशों के बीच राजनयिक सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग इसका उद्देश्य है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा के देशों के समूह CPLP को लूसाफोन कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जा सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं परीक्षा में लिख के आ जाए कि भारत किन पुर्तगाली भाषा के देशों के समूह में भारत शामिल, कौन सा देश शामिल हुआ है या भारत शामिल हुआ है या नहीं, ज़रूरी नहीं। केवल अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म लिख के आ गया लूसाफोन कॉमनवेल्थ,
तो सबके तोते उड़ जाएंगे दिमाग के। तो आपको याद रखना है लूसोफोन जो कॉमनवेल्थ है वो किसको कहा गया है? पुर्तगाली भाषा के समुदाय को, जिसको CPLP भी बोलते हैं और लूसोफोन कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं। और इसी का भारत पर्यवेक्षक देश बन गया है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी देश बन गया है। CPLP में 9 सदस्य देश हैं, 32 सहयोगी पर्यवेक्षक शामिल हैं, जिसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। 9 सदस्य देशों में अंगोला, ब्राज़ील, केप वर्डे, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, साओ टोमे और प्रिंसिप शामिल हैं। 2002 में तिमोर लेस्ते और 2014 में इक्वेटोरियल गिनी 9वां पूर्ण सदस्य बना था। और भारत अब इसका कौन सदस्य बन गया है? पर्यवेक्षक सदस्य बन गया, यानी 32 जो देश हैं पर्यवेक्षक उनमें शामिल हो गया है। हम बात कर रहे हैं लूसोफोन कॉमनवेल्थ की या पुर्तगाली भाषा देशों के समूह की, जिसको शॉर्ट में CPLP भी बोलते हैं। याद रहेगा? तो केवल आप इतना ही याद रखेंगे कि भारत इसका पर्यवेक्षक शामिल हो गया है। 9 सदस्य देशों के नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रख सकते हैं कि इसे कब फॉर्म किया गया था? 1996 में, 1976 में, ठीक है। पुर्तगाल के लिस्बन में इसे स्थापित किया गया था। चीन ने किया 2060 तक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य को निर्धारित। महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल या कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को हम एकदम समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो यही प्रयास चाइना के द्वारा वर्ष 2060 तक किया जाएगा, ऐसी घोषणा चाइना के द्वारा की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। थाईलैंड में लगाया गया सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह का प्रतिबंध पिछले सालों में पलाऊ और अमेरिकी राज्य हवाई द्वारा लगाया गया था। तो अब किसने लगाया है? सनस्क्रीन जो हम लोग बॉडी में लगाते हैं ताकि सन टैनिंग से बच सके, धूप से सुरक्षा के लिए। तो इसमें हानिकारक केमिकल्स होते हैं, इसी कारण सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है थाईलैंड ने, ठीक है, क्योंकि इससे जो कोरल रीफ हैं, जो प्रवाल हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा था। याद रहेगा, ठीक है। किसने प्रतिबंध लगाया है? थाईलैंड ने वर्तमान में। इसके पहले कौन कौन प्रतिबंध लगा चुके हैं? तो आपका उत्तर होगा पलाऊ और अमेरिका का राज्य हवाई। अगला टॉपिक है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन रैंकिंग 2022। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक क्वाल कोरेंसी साइमंड्स द्वारा, ठीक है, 28 जुलाई 2021 को QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 जारी की गई। यह रैंकिंग का 9वां संस्करण, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया? QS के द्वारा, जो कि इसका फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं। रैंकिंग में शामिल होने वाले शहरों के लिए पैमाना के अंतर्गत कम से कम 2,50,000 की आबादी और कम से कम 2 विश्वविद्यालय हालिया QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने चाहिए, ठीक है। इसमें बताया गया कि रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शीर्ष स्थान पर लंदन है, दूसरे स्थान पर म्यूनिख है और तीसरे स्थान पर सियोल है, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन है? लंदन है। दूसरे नंबर पर कौन है? म्यूनिख है। और तीसरे नंबर पर सियोल है। भारतीय शहर मुंबई, बेंगलुरु को वैश्विक शीर्ष 100 शहरों की सूची से ये बाहर हो गए हैं। नवीनतम संस्करण में 106वें नंबर पर है मुंबई और बेंगलुरु 110वें नंबर पर है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन रैंकिंग में, ठीक है। मुंबई वहनीयता संकेतक में वैश्विक स्तर पर 21वें स्थान पर है। दूसरी ओर बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर वहनीयता संकेतक में 7वें स्थान पर है। तो ये कितना वहनीय है शहर, इस आधार पर इनको अच्छी रैंक मिली है। लेकिन ओवरऑल में मुंबई और बेंगलुरु टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। मुंबई 106वें पायदान पर है, बेंगलुरु 110वें पायदान पर है, ठीक है। वहन मतलब अफोर्डेबल है कि नहीं, तो अफोर्डेबल है। विश्व के अन्य जो शहर हैं उनके कंपैरिजन में मुंबई और बेंगलुरु ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसलिए इनको इस रैंकिंग भी सही मिली है। मुंबई को 21वीं मिली है, बेंगलुरु को 7वीं मिली है। नियोक्ता गतिविधि संकेतक में मुंबई वैश्विक स्तर पर 52वें स्थान पर है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पर केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के बारे में। अगस्त 2021 में यूनिसेफ द्वारा जारी जलवायु संकट एक बाल अधिकार संकट है, द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस नामक रिपोर्ट में बच्चों पर केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक प्रस्तुत किया गया। तो डायरेक्ट ये भी सवाल बन सकता है कि द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो आप कहेंगे ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस सूचकांक
यह सूचकांक बच्चों के जलवायु, पर्यावरणीय खतरों जैसे चक्रवात, ग्रीष्म लहरों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। 4 दक्षिण एशियाई देशों सहित 33 देशों में रहने वाले लगभग 1 बिलियन बच्चे जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक उच्च जोखिम एक्सट्रीमली हाई रिस्क में हैं। सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पहले नंबर पर, चाड और नाइजीरिया दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कॉन्गो, ये पहले नंबर पर है। चाड और नाइजीरिया संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। फिर गिनी बिसाऊ और सोमालिया ये आपके चौथे नंबर पर है। ठीक है, अर्थात इन देशों में सबसे अधिक बच्चे जो हैं वो जलवायु जोखिम में हैं या जलवायु के परिवर्तन से प्रभावित हैं। सूचकांक में शामिल आइसलैंड 163वें स्थान पर है। तो सबसे बढ़िया स्थिति किसकी है? आइसलैंड की है। इसे अंतिम पायदान पर रखा गया है, यानी यहाँ जो रहने वाले बच्चे हैं वो जोखिम के प्रति कम वल्नरेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे जलवायु जोखिम कम है। तो आइसलैंड को अंतिम पायदान पर रखा गया है, लग्जमबर्ग को दूसरे पायदान पर रखा गया है। भारत को सूचकांक में यमन, सिएरा लियोन के साथ 26वें स्थान पर रखा गया है और ये अच्छी बात नहीं है, यानी भारत के जो बच्चे हैं वे अधिक जलवायु जोखिम में हैं। ठीक है, वहीं पाकिस्तान को 14वें नंबर पर रखा गया है, बांग्लादेश को 15वें स्थान पर रखा गया है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की स्थिति भारत से भी खराब है। क्लियर हो गया? याद रहेगा। इसमें पहले नंबर पर कौन है? इसमें पहले नंबर पर है, हम बात कर रहे हैं केंद्रित जलवायु जोखिम सूचकांक की। इसमें पहले नंबर पर है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कॉन्गो, दूसरे नंबर पर चाड और नाइजीरिया हैं आपके। फिर सबसे खराब मतलब सबसे इसमें अंतिम पायदान पर किसे रखा गया है? आइसलैंड को रखा गया है। ठीक है, इसकी रैंक 163वीं है, यानी यहाँ के जो बच्चे हैं वो सबसे कम जलवायु जोखिम के खतरे में है। भारत को कौन सा स्थान मिला? याद रखेंगे 26वें पायदान पर भारत को रखा गया है, पाकिस्तान को 14वें नंबर पर रखा गया है। थोड़ा सा बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो बोर ना हो, सुनते रहें, सुनने से आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के बारे में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा अगस्त 2021 में सुरक्षित शहर सूचकांक सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 का चौथा संस्करण जारी किया गया। इसमें कुल 60 शहरों को 76 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। ठीक है, वहीं यांगून म्यांमार को अंतिम 60वें पायदान पर रखा गया है, यानी सबसे जो कम सुरक्षित शहर कौन सा है? वो है म्यांमार का यांगून, और सबसे सुरक्षित है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। सूचकांक में शीर्ष 10 शहर हैं, कोपेनहेगन, टोरंटो, सिंगापुर, सिडनी। ठीक है, ये सब शहर शामिल हैं। 60 शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हैं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली को 48वें पायदान पर रखा गया है और मुंबई को रखा गया है 50वें पायदान पर। याद रहेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। किसके द्वारा ये जारी किया गया? सुरक्षित शहर सूचकांक ये जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फिनलैंड हिमचादर के सर्वोच्च शिखर पर पहली बार वर्षा। अगस्त 2021 में पहली बार ग्रीनलैंड हिमचादर के सर्वोच्च शिखर पर वर्षा हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले से ही तेजी से पिघल रहे हिमचादरों के लिए चिंताजनक स्थिति है। तो अगर पूछा जाए कि किस देश के हिमचादर के सर्वोच्च शिखर पर पहली बार वर्षा देखी गई, तो आपका उत्तर होगा ग्रीनलैंड के। ठीक है, 14 अगस्त 2021 को हिमचादर के 3216 मीटर ऊंचे शिखर पर कई घंटों तक बारिश हुई, जहां तापमान लगभग 9 घंटे तक हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया और अधिक वर्षा हुई। इस कारण क्या होगा? जो पहले से ही बहुत तेजी से हमारे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो और ज़्यादा तेजी से पिघलेंगे। तो याद रखना है, फिनलैंड में ये वर्षा देखी गई है। ठीक है, अंटार्कटिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हिमचादर ग्रीनलैंड के पहले से ही पिघलने के चलते कुछ दशकों में वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 25% की वृद्धि देखी गई है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूरोपीय आयोग ने 14 जुलाई 2021 को अपने नए जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कार्बन गहन स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली के आयात पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर, वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स की योजना प्रस्तुत की है। तो पूछा जाए कि दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर किस देश के द्वारा या किस आयोग के द्वारा, यूनियन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आपका उत्तर होगा यूरोपियन आयोग के द्वारा। ठीक है, आयोग के अनुसार सीमा शुल्क को 2026 से
चरणबद्ध तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो 2026 से ये टैक्स लगने लगेगा, जो कि दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स होगा। इसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं, दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। ये परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि 5 नदियाँ, 5 शहरों से गुजरने वाली नदियाँ और कई शहरों को बॉर्डर करने वाली नदियाँ, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कुछ नया है और इसे आपको याद रखना है। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मुरा द्रावा डेन्यूब, ठीक है, MDD शॉर्ट में इसको बोलते हैं, मुरा द्रावा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 देश बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। यह रिजर्व मुरा द्रावा डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया में फैला हुआ है। कौन कौन से देश? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में। क्लियर हो गया, ठीक है। रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन हेक्टेयर है, जिसे तथाकथित रूप से यूरोप का अमेजन भी कहते हैं। अमेजन ऑफ यूरोप भी इसे कहा जाता है, जो यूरोप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है और यहीं पर बनाया गया है 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम है मुरा द्रावा डेन्यूब, MDD, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट बताई गई और बताया गया कि जो मोदी हैं वो अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल 3 विश्व नेताओं की स्वीकृति रेटिंग 60 के ऊपर है, जिनमें PM मोदी सबसे ऊपर है, ठीक है। और उनकी जो स्वीकृति की रेटिंग है, यानी सबसे ज़्यादा उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी रेटिंग कितनी है? 70 है, ठीक है। और 60 के ऊपर केवल 3 वैश्विक नेता पहुंच पाए हैं। मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओबराडोर भी हैं। तो आप जरूर याद रखेंगे मैनुअल लोपेज का नाम, ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दुनिया के सबसे दूसरे लोकप्रिय नेता हैं, दूसरे नंबर के, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन है? इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, और इन्हीं तीनों की रेटिंग 60 के ऊपर है, बाकी सब नीचे है, ठीक है। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हो, उनको तो 5वें नंबर पर रखा गया है। चौथे नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को रखा गया है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के बारे में। इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। बात कर रहे हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के बारे में। इस इंडेक्स में भारत को इस वर्ष कौन से पायदान पर रखा गया है? 20वें पायदान पर रखा गया है। याद रखना है भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 20वें पायदान पर रखा गया है। जबकि वर्ष 2019 में भारत कौन से स्थान पर था? 17वें स्थान पर था। और 2020 में कौन से स्थान पर था? 23वें स्थान पर था। यानी 2020 में ये 23वें स्थान पर था और इस वर्ष इसने 3 अंक का सुधार किया। 2021 में ये 20वें पायदान पर पहुंच गया है। 2019 में कौन से नंबर पर था? तो ये था 17वें स्थान पर। याद रहेगा, ठीक है। कई बार इंडेक्स जो है वो पिछले सालों का भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले सालों का भी याद रखें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, ये आपका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है, इन सब में आप पिछली रैंकिंग्स को भी ध्यान रखेंगे। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे और इजराइल तीसरे नंबर पर है। शहरवार रैंकिंग में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका का शहर है, रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद न्यूयॉर्क अमेरिका का दूसरा शहर, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है। फिर आपका चाइना का बीजिंग जो है उसका स्थान आता है। कुल 1000 शहरों की सूची में भारत के 43 शहर शामिल किए गए हैं, जिनमें शीर्ष 20 में बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई शामिल है। बेंगलुरु को 10वें पायदान पर रखा गया है, नई दिल्ली को 14वें पायदान पर रखा गया है। मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? 16वें स्थान पर रखा गया है। तो टॉप किसने किया है इस इंडेक्स में, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में? सैन फ्रांसिस्को ने, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क है, फिर आपका बीजिंग है। और अगर देशवार रैंकिंग देखा जाए तो देशवार रैंकिंग में अमेरिका ने टॉप किया है, भारत को 20वें पायदान पर रखा गया है। सूचकांक में एशिया प्रशांत स्तर पर चीन शीर्ष पर है, जबकि ग्लोबल रैंकिंग इसकी कितनी है? वैश्विक रैंक कितनी है? 7वीं है। भारत का स्थान एशिया प्रशांत में कौन सा है? 5वां है, जबकि ग्लोबल रैंकिंग भारत की 20वीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जाता है एशिया प्रशांत में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल रैंकिंग कितनी है? 9th है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।
नेक्स्ट सेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसी के आगे से वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक को हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करिए। अपना एनवायरनमेंट है, सेंसेस हैं, यूपी स्पेशल है, इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप मार्क्स ज़्यादा गेन करेंगे। ठीक है, साथ में करंट अफेयर्स का भी बार बार रिवीजन करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।